नमस्कार दोस्तों, जीके स्टडी विद राकेश में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लास्ट वीडियो लेक्चर में विश्व इतिहास पढ़ रहे थे। विश्व इतिहास के तहत वैज्ञानिक क्रांति पढ़ रहे थे और वैज्ञानिक क्रांति में लास्ट पर्सनालिटी बची हुई थी। लास्ट पर्सनालिटी का नाम था आइजैक न्यूटन। तो आइए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। आइजैक न्यूटन, हेडिंग डाल लीजिए आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन दोस्तों बहुत बड़ा नाम है विज्ञान के दृष्टिकोण से। आइजैक न्यूटन का प्रश्न पूछा जाए कि जन्म, आइजैक न्यूटन का जन्म कब हुआ था, तो ध्यान रखना 25 दिसंबर 1642 को। 25 दिसंबर सन 1642। कुछ किताबों में 43 लिखा हुआ है, आप देख लेना। 42 सर्वाधिक सही मान, वो 10 दिन का चक्कर है, लेकिन आप उसमें नहीं से बस 42 ध्यान रखें। दोस्तों, इनका जन्म होना एक संयोग है, गैलीलियो की मृत्यु होना और इनका जन्म होना, ये एक संयोग है। गैलीलियो की मृत्यु होना और न्यूटन का जन्म होना एक संयोग है। न्यूटन का पैदा होना बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि जो काम गैलीलियो बहुत आगे तक ले गए थे वैज्ञानिक क्रांति को, लेकिन न्यूटन उससे भी आगे लेकर जाएंगे। अब दोस्तों दूसरी बड़ी बात क्या थी, इस समय तक चर्च का विज्ञान से हस्तक्षेप हट गया था। चर्च का विज्ञान से हस्तक्षेप हट गया था। यानी दूसरी न्यूटन के जीवन की दूसरी सबसे सुंदर बात थी कि चर्च का विज्ञान से हस्तक्षेप, यानी पहले चर्च इन्वॉल्व था। यानी अगर कोई कह देता कि पृथ्वी गोल है या चपटी है, इस तो चर्च बड़ी, मैंने आपको बताया था कि टोल्मी ने एक सिद्धांत दिया था जियोसेंट्रिक, जबकि कोपरनिक्स ने दिया हेलियोसेंट्रिक। कोपरनिक्स का बहुत बड़ा विरोध हुआ और उसके जो सहयोगी थे उनको तो जिंदा तक जला दिया गया था। लेकिन न्यूटन के जमाने में ये सब नहीं हुआ, क्योंकि गैलीलियो ने बहुत सारी जो अब तक परंपराएं थी उनका खंडन कर दिया था। इसलिए चर्च ने अपना हस्तक्षेप किससे हटा लिया था, तो विज्ञान से हटा लिया था। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी। तीसरी बात है कि न्यूटन कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में गणित के छात्र थे। यानी न्यूटन एक गणित के छात्र थे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे। अब इनके जीवन में एक घटना घटती है दोस्तों। पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा था सन 1665 में। 1665 में यानी 17वीं शताब्दी की बात करें तो 17वीं शताब्दी में प्लेग महामारी आई थी। प्लेग महामारी इनके जीवन में बहुत कुछ लेकर आती है दोस्तों। यानी ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के स्टूडेंट है और वहां रह रहे हैं, लेकिन इसी समय प्लेग महामारी फैलती है और ये अपने जीवन में यानी चमत्कार करते हैं। वो क्या करते हैं तो देखते हैं दोस्तों। ये मैं मिटा देता हूं। अब देखते हैं आइजैक न्यूटन के बारे में क्या घटना घटती है। यानी न्यूटन, अब घटना क्या थी कि सन 1665 ईस्वी में प्लेग महामारी फैली और प्लेग महामारी फैलने के कारण यहां क्या है कि जिस विश्वविद्यालय में पढ़ रहे थे, यानी वहां क्या लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगा। अब ये लॉकडाउन लगा ना, उसी समय ये अपने घर आते हैं। यानी लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के कारण घर आए और घर का, यानी इनका घर कहां पड़ता है, तो इनका घर पड़ता है वुड्सवर्थ इनका घर का एड्रेस है। यानी यहां इनका घर पड़ता था। न्यूटन के जीवन की घटना है सन 1665 ईस्वी में प्लेग महामारी के कारण, वहां लॉकडाउन लगा कैम्ब्रिज में, यानी इंग्लैंड में लॉकडाउन लगता। जैसे ही लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के कारण ये घर आते हैं वुड्सवर्थ। अब ये लॉकडाउन आते हैं तो 1665 ईस्वी के काल को संज्ञा दी जाती है दोस्तों
क्या दी जाती है, इन्होंने सन 1665 ईस्वी में बहुत ऐसा कुछ कर दिया था जो अब तक एक अबूझ पहेली थी। क्या किया, तो सन 1665 ईस्वी में पहली बात तो संज्ञा क्या दी जाती है, सन 1665 के वर्ष को, तो लिख देता हूं के वर्ष को न्यूटन के जीवन का मिरेकल यानी चमत्कारी वर्ष कहा जाता है। न्यूटन के लिए वर्ष, या यूं कह सकते हैं सन 1665 को न्यूटन के लिए मिरेकल ईयर कहा जाता है। के लिए मिरेकल, मिरेकल यानी चमत्कारी युग, मिरेकल ईयर सॉरी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ये एक खोज करेंगे गुरुत्वाकर्षण। और ध्यान रखना दोस्तों, स्टार लगा के लिख देता हूं, जो आइंस्टीन थे ना, आइंस्टीन के जीवन का मिरेकल ईयर किसे कहते हैं, आइंस्टीन के जीवन का मिरेकल ईयर, तो ये आइंस्टीन के जीवन के मिरेकल ईयर को कहा जाता है सन 1905 को आइंस्टीन के जीवन का मिरेकल युग कहते हैं दोस्तों। न्यूटन के जीवन में सन 1665 ईस्वी में आया था और आइंस्टीन के जीवन में कब आया था, 1905 में। ये दो चीजें याद रखना दोस्तों, आगे पर काम देगी। न्यूटन सन 1665 ईस्वी में, दोबारा रिपीट कर देता हूं दोस्तों, बस यही बात है, यहीं से इनका जीवन में प्रकाश पड़ेगा। सन 1665 ईस्वी में प्लेग महामारी के कारण विश्व कैम्ब्रिज में, यानी वहां लॉकडाउन लगता है, और लॉकडाउन के कारण ये वुड्सवर्थ यानी अपने घर आते हैं। तो सन 1665 ईस्वी में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। खोज करने के कारण सन 1665 ईस्वी को न्यूटन के जीवन का, यानी न्यूटन का मिरेकल ईयर कहा जाता है। तो मिरेकल ईयर सीधा ही पूछ लेता है, न्यूटन का मिरेकल ईयर किसे कहा जाता है, तो सन 1665 को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ये मैंने पूरा आपको विश्लेषण कर दिया। आइंस्टीन के जीवन का मिरेकल ईयर किसे कहते हैं, तो 1905 को। आगे क्या होता है दोस्तों, वो बात करते हैं। यानी इन्होंने सन 1665 ईस्वी में ऐसा क्या कर दिया कि इनको मिरेकल ईयर कहा। तो इन्होंने, न्यूटन ने क्या किया, खोज की थी दोस्तों। खोज किसकी की, तो न्यूटन की खोजें लिख देता हूं, न्यूटन की खोजें। इन्होंने पहली खोज की थी, सबसे बड़ी खोज थी ये, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की यानी ग्रेविटी फोर्स की खोज कर दी थी। अब आपने एक कहानी सुनी हो दोस्तों न्यूटन के जीवन की, आपने देखा हो कि न्यूटन, ऐसी कहानी आती है कि न्यूटन एक बगीचे में बैठा हुआ था, और बगीचे में बैठा हुआ उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा था। सेब को गिरते हुए देखा तो उनके मन में एक सवाल आया कि ये सेब ऊपर यानी नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। यानी हम कोई भी वस्तु जब आसमान की तरफ फेंकते हैं तो वो वापस पुनः लौट कर नीचे की क्यों आती है। तो ये इनके जीवन में इन्होंने ऐसा सोचा और उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर दी। इस बात को प्रमाणित, यानी दो जगह इस बात को लिखा हुआ है कि कहां कहां लिखा हुआ है, तो एक विलियम स्टुकले नामक व्यक्ति है, विलियम स्टुकले, एक तो ये विश्लेषण करते हैं। एक और व्यक्ति है जिनका नाम विलियम स्टुकले क्या कहते हैं कि हम दोनों गार्डन में चाय पी रहे थे, ये लिख रहे हैं, हम दोनों गार्डन में चाय पी रहे थे। यानी विलियम स्टुकले उनका फ्रेंड है और ये दोनों चाय पी रहे थे साथ में, और उन्होंने क्या देखा, सेब को गिरते हुए देखा था। तब इन्होंने सेब को गिरते देखा। एक तो ये कहते हैं विलियम स्टुकले। दूसरे व्यक्ति हैं जिनका नाम है वाल्थेयर, बहुत बड़े, आगे नाम पढ़ेंगे हम वाल्थेयर को, आधुनिक यानी प्रबोधन युग में या बौद्धिक काल में वाल्थेयर आएंगे दोस्तों। वाल्थेयर ये कहते हैं कि कैथरीन बार्टन ये न्यूटन की भतीजी है, न्यूटन की भतीजी। कैथरीन बार्टन से बात की तथा अपनी पुस्तक में चित्र बनाए, से बात की तथा अपनी पुस्तक में चित्र बनाए
और उन चित्रों में बगीचे में टहलते हुए दिखाया गया है तथा न्यूटन को गार्डन या बगीचे में दिखाया तथा न्यूटन को गार्डन या बगीचे में दिखाया। फिलहाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बात है कि किन दो आदमियों ने इस बात को प्रमाणित किया है कि सेब को गिरते हुए देखा था, तो विलियम स्टोक्ले है और वाल्टेयर है। बस आप इतना याद रखेंगे, बाकी तो कहानी सेम है। गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर दी, यानी ग्रेविटी फोर्स की खोज कर दी। और इन्होंने क्या खोज की, तो गति के 3 नियम। दूसरी खोज की इन्होंने गति के 3 नियम। गति के 3 नियम होते उनको खोज किया। इसी को हिंदी में आप जानते हैं लॉ ऑफ मोशन कहते हैं। लॉ ऑफ मोशन, इसकी खोज कर दी इन्होंने। पहली खोज कर दी गुरुत्वाकर्षण बल की, दूसरी खोज किसकी की, दूसरी की लॉ ऑफ मोशन, यानी गति के 3 नियम बता दिए इन्होंने। तीसरी, इन्होंने बहुत सी गणितीय समीकरणें, कई गणनाएं हल कर दी। और खोजों में बात करें तो कई गणनाएं या समीकरण, यूं कह सकते हैं, कई गणनाएं की। और क्या खोज की इन्होंने, प्रिज्म बोले तो इंद्रधनुष के रंगों के बारे में बताया, के रंगों के बारे में बताया। और क्या क्या, एक व्यक्ति था, आपने नाम सुना होगा, एडमंड हेरी की सहायता की। बहुत बड़ा नाम है एडमंड हेरी की सहायता की। अब ये एडमंड हेरी कौन है, तो इनके बारे में सुन लीजिए। एडमंड हेरी इस समय दक्षिणी ध्रुव पर तारों की सूची बना रहे थे। दक्षिणी ध्रुव पर तारों की सूची बना रहे थे। अब ये जब तारों की सूची बना रहे थे तो इनकी एक समस्या थी, इनके सामने एक समस्या उत्पन्न हो रही थी। अब वो समस्या क्या थी कि दीर्घवृत्ताकार पथ में इनवर्स लो की, यानी ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार पथ में तथा इनवर्स लो के मध्य क्या संबंध होता है, ये इनकी समस्या थी। ग्रहों की दीर्घवृत्ताकार कक्षा, दीर्घवृत्ताकार पथ तथा इनवर्स लो के मध्य क्या संबंध है, ये इनकी मूलतः समस्या थी। बस आपको सिर्फ जानना है, इस पर नहीं करना है कि ग्रहों के दीर्घवृत्ताकार पथ क्या होता है और इनवर्स लो क्या होता है, तो ये आपको जानने की जरूरत नहीं। तो ये इनकी समस्या थी। अब समस्या को सोल्व करने के लिए ये सभी जगह बहुत सारे विद्वानों से मिलते हैं, तब किसी भी आदमी ने इनको सुझाया था कि एक पागल आदमी रहता है, पागल सुल्तान है, जो इस समीकरण का हल कर सकता है, और वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रहता है, और उसका नाम है न्यूटन। तब ये न्यूटन से मिले। न्यूटन ने गणितीय संक्रिया या समीकरण के माध्यम से इनकी समस्या का समाधान किया। और इसी एडमंड हेरी ने क्या खोज की थी दोस्तों, इसी एडमंड हेरी के बारे में और लिखूं तो इन्होंने हेली तारे की खोज की थी, आप सभी को जानता है। एडमंड हेरी ने पुच्छल तारा, जिसे आप नाम देते हैं पुच्छल तारा, या इसी को पुच्छल तारे का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है। हेली पुच्छल तारे की खोज की, हेली पुच्छल तारे की खोज की, यानी पुच्छल तारा था मूलतः, तो वो एडमंड हेरी ने खोजा, तो एडमंड हेरी के नाम पर पड़ गया एडमंड हेरी तारा।
यानी सॉरी हेली पुच्छल तारा इसका नाम पड़ गया। अब दोस्तों और क्या किया था, पुच्छल तारा अभी आप सभी जानते हैं कि 76 वर्ष बाद में दिखता है, 76 वर्ष बाद दिखता है। और अभी 5-7 दिन पहले अखबार पढ़ा हो तो आपने देख रखा हो, अभी दिखा था सर्वप्रथम बार, इनके अनुसार सर्वप्रथम बार कब दिखा था, तो ये भी ध्यान रख लेना दोस्तों, 1531 में दिखा था। और 1531 में 76 जोड़ते जाओगे तो सन वगैरह आते रहेंगे दोस्तों, तो ये ध्यान रखना। तो ये था एडमंड हेरी, इनकी कैसे सहायता की ये मैंने आपको बताया। अब दोस्तों न्यूटन की पुस्तक है, यानी ये तो खोजें होगी, इनके अलावा न्यूटन की पुस्तक है जिसका नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स, ये न्यूटन की पुस्तक है दोस्तों। तो इस पुस्तक को न्यूटन ने हेली को दे दिया, न्यूटन ने हेली को दिया। इनके बीच में घनिष्ठ संबंध हो जाते हैं। अब हेली ने इसका प्रकाशन करवाया, हेली ने प्रकाशन करवाया। अब हेली ने प्रकाशन करवाया कब, ये पूछा जाता है, तो हेली ने प्रकाशन करवाया था 5 जुलाई सन 1687 को, 5 जुलाई 1687। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि न्यूटन की पुस्तक का नाम, तो प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स। प्रिंसिपिया मैथमेटिक्स का प्रकाशन किसके द्वारा करवाया गया था, तो ये हेली नाम एडमंड हेली थे जो तारों की खोज कर रहे थे, उन्होंने प्रकाशन करवाया था। याद रखना प्रकाशन कब हुआ, तो 5 जुलाई 1687 को। अब कुछ अन्य तथ्य यानी न्यूटन के बारे में बहुत सारे अन्य तथ्य वो बता देता हूं दोस्तों। ये तो न्यूटन की थ्योरी थी। आपने नाम सुना होगा आइंस्टीन का। आइंस्टीन अपनी टेबल पर न्यूटन का चित्र रखते थे। आइंस्टीन अपनी टेबल पर न्यूटन का चित्र रखते थे, ये ध्यान रखना दोस्तों। यानी आइंस्टीन बहुत बड़ा वैज्ञानिक हुआ है, और वो भी अपना आदर्श रोल मॉडल किसे मानता था, तो न्यूटन को मानता था। क्योंकि न्यूटन ने सन 16वीं शताब्दी में, कह सकते हैं 17वीं शताब्दी, यानी 1642 में इनकी जन्म हुआ था। तो 17वीं शताब्दी में बिना इक्विपमेंट्स के, कम संसाधनों के माध्यम से जिस चीज को खोज दिया वो बहुत बड़ी बात थी। उसका नाम था ग्रेविटी फोर्स। ग्रेविटी फोर्स से बहुत कुछ चीजों का, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो सामने निकल कर आई थी। जॉन हॉकिंस, अभी जिनकी मृत्यु है, जो जॉन हॉकिंस यानी एक दिव्यांग व्यक्ति भी थे और ब्लैक होल पर ये कार्य कर रहे थे। जॉन हॉकिंस भी अपनी कुर्सी पर न्यूटन का चित्र रखते थे। जॉन हॉकिंस भी अपनी कुर्सी पर न्यूटन का चित्र रखते थे। एक और नाम तो ध्यान रखना, सन 1674 ईस्वी में इन न्यूटन के कुत्ते का नाम था डायमंड। सन 1674 ईस्वी में इनका साहित्य इनके कुत्ते के द्वारा जला दिया गया था। इनके कुत्ते के द्वारा, जिसका नाम था डायमंड, जला दिया। अब ये छोटा सा कुत्ता था भाई, छोटा सा कुत्ता क्या, मोमबत्ती थी जल रही थी, मोमबत्ती के साथ में खेल रहा था। अब मोमबत्ती इनके साहित्य पर गिर जाती है, और साहित्य पर गिरने की वजह से इन्होंने पूरा साहित्य जल गया था। तब कहते हैं न्यूटन ने ये बात कही थी, ओ डायमंड व्हाट हैव यू डिड, यू डोंट नो। यानी अब क्या कर सकते हैं, जल गया, वो तो जानवर है। तो न्यूटन हालांकि परेशान होते हैं, लेकिन परेशान होने से क्या हो, इनका साहित्य जल गया था। तो ये ध्यान रखना। आइंस्टीन अपनी टेबल पर न्यूटन का चित्र रखते थे, जबकि जॉन हॉकिंस अपनी चेयर पर न्यूटन का चित्र रखते थे। और सन 1674 ईस्वी में न्यूटन के कुत्ते का नाम था डायमंड। डायमंड ने इनका साहित्य जला दिया था। तो ये था दोस्तों
वैज्ञानिक क्रांति और वैज्ञानिक क्रांति का अंतिम विचारक जिसका नाम था आइजैक न्यूटन, इसके बारे में हमने खूब अच्छे से विस्तार से पढ़ा दोस्तों। नेक्स्ट हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, यानी नेक्स्ट हम वीडियो लेक्चर में बात करेंगे प्रबोधन युग या बौद्धिक क्रांति, या इसी को आधुनिकता काल के नाम से जानते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट कर जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।